जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, सीडीपी की नई मैराथन क्लास में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिल्कुल आराम से देखेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हर क्वेश्चन के पीछे क्या है सच्चाई, और बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आप मेरी इन क्लासेस को देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सीडीपी के जो टोटल पेपर में आने वाले 90 क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी के होंगे, यानी पेडागोजी और सीडीपी मिला के। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स के होते हैं उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जिसमें से सीडीपी आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो सीडीपी को किस तरह समझना है, क्या आखिर इसके पीछे की मूल जो कॉन्सेप्ट है वो आखिर क्या होता है, मूल प्रत्यय इसके समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार मैं इस चीज़ को वीडियो में नहीं दोहराऊँगा। तो आप लोग के सहयोग के लिए ही ये वीडियोज़ डाली जाती हैं, तो आप लोग अपना सहयोग तो बना ही मतलब कि करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर भी कर दें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही शानदार है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी क्लासेस देखें। अगर आपको इस बार का सीटेट बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई करना है, सीटेट जुलाई वाला, तो आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? दोस्तों, आपको बता दें कि थॉर्नडाइक के द्वारा 2 नियम दिए गए थे। एक प्रमुख नियम था और दूसरा गौण नियम था। ठीक, गौण नियम 5 थे और प्रमुख नियम 3 थे। ठीक, तो जो प्रमुख नियम दिए गए थे वो 3 कौन कौन से थे? पहला था तत्परता का नियम, ठीक, दूसरा था आपका अभ्यास का नियम, तीसरा था आपका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए गए थे। इन तीनों नियम में तत्परता का नियम ये कहता है कि कुछ नया सीखने हेतु उत्सुकता व जिज्ञासा के स्तर को संदर्भित करता है। ठीक, यानी कि तत्पर रहता है, उत्सुकता होती है। ठीक है। अभ्यास का नियम ये होता है कि किसी मतलब कि ये लंबी अवधि तक के लिए सीखने के लिए, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद रखना है तो आपको उसका बार बार अभ्यास करना होगा। ठीक है। और प्रभाव का नियम ये कहता है कि ये शिक्षार्थियों के लिए अधिगम के अनुभव को सुखद बनाने के लिए प्रेरणा तथा सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रमुख नियम दिए गए थे, मुख्य नियम दिए गए थे, उनमें से अभिवृत्ति का नियम नहीं है, यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड। ठीक है। दूसरा देखेंगे, कोलर तथा कोफा के अनुसार सीखना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सीडीपी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी वैज्ञानिकों की डेफिनेशंस, उनके नियम, उनके द्वारा किस चीज़ पर शोध किया गया, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं उन सभी मनोवैज्ञानिकों का जिक्र करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोहलर और कोफा के अनुसार सीखना क्या होता है? अनुकरण करना, प्रयास करना, सूझ द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा, मतलब कैसे सीखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि कोहलर और कोफका के अनुसार जो है वो सूझ द्वारा, यानी इंसाइट, सूझ द्वारा सीखना मतलब सीखा जा सकता है। देखिए, इनका ये मानना था कि अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है। कोहलर सिद्ध करना चाहते हैं कि जो सीखना होता है, यानी जो अधिगम है, संज्ञानात्मक कार्यविधि है जो कि अचानक सूझ से उत्पन्न होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? जो सामाजिक निर्माणवाद, हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? तो इसमें आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल है, तो इसलिए आपको और ज़्यादा ये बेनिफिट देने वाला है। तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका वियोगोत्स्की। ठीक है। जो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो वियोगोत्स्की थे। इन्होंने सामाजिक निर्माणवाद के जनक जो हैं तो ये थे ही, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक निर्माणवाद का एक सिद्धांत भी दिया। ज्ञान में समाजशास्त्र और सिद्धांत जो दुनिया के संयुक्त रूप से निर्मित समझ के विकास की जांच करता है, जो वास्तविकता के बारे में साझा धारणाओं का आधार बनता है। इस सिद्धांत पर सिद्धांत केंद्र का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अलग अलग के बजाय दूसरों के समन्वय में अर्थ विकसित किए जाते हैं। ये वियोगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो ये है। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो विशेषता है विकास की, इनमें से कौन सा नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या फिर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। इनमें से एक कौन सा है जो विकास का विशेषता नहीं बता रहा है? जल्दी से आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो संचयी होना, यानी टू बी कम्युलेटिव,
ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विकास जो होता है वो दिशात्मक हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, अनियंत्रित और स्वतंत्र हो सकता है, परंतु विकास को कभी संचित नहीं किया जा सकता। विकास एक निश्चित दिशा में हो सकता है। किसी भी बालक का विकास विशिष्ट, अनियंत्रित तथा स्वतंत्र मात्रा में तो देखा जा सकता है, परंतु यह संचय नहीं किया जा सकता। ठीक है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन थे? जो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, इसके जो लेखक थे वो थे गाल्टन। ठीक है। और ये पुस्तक जो थी आनुवंशिक से संबंधित है कि कोई व्यक्ति यदि महानता को प्राप्त करता है तो यह एक आनुवंशिकता संबंधी कारक हो सकता है। ठीक है। उस पुस्तक में इस चीज़ का जो है विस्तार किया गया था। अब इसमें देखेंगे संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है, मतलब जो लोएस्ट लेवल है, वो क्या है? छठे का जो सही ऑप्शन होगा, तो आप देखें संज्ञानात्मक संप्राप्ति में सीखने की 6 श्रेणियाँ शामिल हैं। ठीक है। अब इन 6 श्रेणियों में जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती हैं, ठीक है, वो सारी 6 की 6 श्रेणियाँ बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती हैं। ज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा छठे का, वो आप इसमें थोड़ा सा अगर और देखें तो ब्लूम का वर्गीकरण जो होता है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन माना जाता है। तो इसका जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका, बी। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे बोध पे टिक कर रहे होंगे, लेकिन बोध नहीं होगा, वो नॉलेज पे डिपेंड होता है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? जो द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। जो सूक्ष्म शिक्षण है यानी माइक्रो टीचिंग जो होती है उसका जो अंतिम सोपान है वो क्या है? तो 7वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। टोटल कितने सोपान होते हैं? टोटल 5 सोपान होते हैं दोस्तों। ठीक है। जो अंग कह सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के अंग हो सकते हैं, तो कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है टीचर यानी अध्यापक। ठीक, पहला होता है अध्यापक। दूसरा होता है छात्र समूह। ठीक है, मतलब छात्र छात्राएं हो सकती हैं। तीसरा होता है पाठ्यक्रम की छोटी इकाई, और चौथा होता है विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, जो विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, एक तो उद्देश्य सामान्य उद्देश्य होता है, एक होता है विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है। और पांचवा होता है निरीक्षण के द्वारा ऑडियो टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर द्वारा सीसीटीवी के उपयोग द्वारा जो प्रतिपुष्टि की जाती है। ठीक है। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। ठीक है। 8वां देखेंगे। 8वें में क्या कह रहा है? गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। दोस्तों अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, 2 चिंतन होते हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? तो 8वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, गिलफोर्ड ने बताया कि अपसारी चिंतन में प्रवाह आवश्यक है। ठीक, जो प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो विचार प्रवाह तो सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में देखें तो इन्होंने कहा था, इन्होंने बुद्धि को नई गतिविधियों का संयोजन माना। अपसारी चिंतन बिंदु केंद्रित नहीं होता, वरन यह संपूर्ण समस्या का अवलोकन करके उसका एक समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अपसारी चिंतन जो होता है उसमें क्या आवश्यक होता है? विचार प्रवाह यानी फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? जो मस्तिष्क उद्वेलन होता है, उद्वेलन विधि होती है, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑसबोर्न। ठीक है। मस्तिष्क उद्देश्य विधि या इसको कह सकते हैं के प्रतिपादक जो थे वो ऑसबोर्न थे। इस विधि में मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, साथ ही साथ विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने व समस्या समाधान के लिए उकसाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीडीपी में बिल्कुल शून्य हैं और आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके जो प्रॉपर सीडीपी के होंगे उसमें आप 25 तो कर ही लेंगे। उसके साथ साथ मैं और ये भी यकीन दिला दूँ कि जो सब्जेक्ट वाइज जो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट और 15 आपका पेडागोजी होगा वो भी आप कर पाएंगे। तो बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें और वीडियो पूरी देखें। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है इससे कौन संबंधित है? तो सीडी मॉर्गन, एच.ए. मुरे या दोनों या फिर जे.एल. मोरेनो कौन होंगे? तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा एच.ए. मुरे। ठीक, तो व्यक्तित्व मापन की जो परीक्षण के अनेक प्रकार हैं तथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में उनमें से एक हैं, मतलब देखिए जो व्यक्तित्व मापन होता है उसी का एक प्रकार है ये। ठीक है, कौन? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये व्यक्तित्व मापन परीक्षण का एक
प्रकार है। हेनरी मुरे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण करके इतिहास रच दिया। इस परीक्षण का निर्माण मुरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। बाद में इसको देखें तो मॉर्गन के साथ मिलकर इन्होंने परीक्षण का संशोधन किया था। लेकिन जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा H.A. मुरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? जो सृजनात्मकता चिंतन की प्रथम अवस्था होती है उसे प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक, तो जो प्रिपरेशन होती है यानी जो तैयारी होती है यही इसकी प्रथम अवस्था होती है। ठीक, उसके बाद आता है उद्गम, उसके बाद आता है प्रबोधन, उसके बाद आता है प्रमाणीकरण। ठीक, लास्ट में आता है प्रमाणीकरण। तो पहला जो होता है, पहली अवस्था वो होती है आपकी आयोजन। आगे बढ़ेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आज मैं पूरी चीज़ आपको थॉर्नडाइक के बारे में पूरा बता दूंगा। इसका जो प्रतिपादन किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन थॉर्नडाइक हैं कौन? आइए आज थॉर्नडाइक के बारे में पूरा मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इन्होंने क्या क्या दिया था, ये कितने ज़्यादा CDP में इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एकदम दिमाग में बैठा लो। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए कुत्ते, बिल्ली एवं बंदर, इन सभी जानवरों पर सीखने की प्रक्रिया संबंधी अनेक प्रयोग किए थे। और आप ये भी जान लो कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था 1898 में। और अपने PhD शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था, में पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि जो थॉर्नडाइक थे एक जाने माने व्यवहारवादी थे। कभी कभी पूछ लेता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन था, तो वो थॉर्नडाइक भी थे। ऑप्शन में आएगा तो आपको टिक करना है। अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या जो की थी वो व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रिया करता है। इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है और इस विचारधारा को संबंधवाद कहा गया। ठीक, संबंधवाद के बारे में भी आप समझ गए। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न या भूल, जिसे कहते हैं प्रयत्न या भूल या फिर प्रयास और भूल, इसका जो सिद्धांत था वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने एक मिनट वेट कर लें, ये भाई कॉल वाला मसला बड़ा गड़बड़ है। चलिए आगे देखेंगे कि थॉर्नडाइक का कहना है कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न या भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है। वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है। और अगर जो ये बार बार अनुक्रियाएं हो रही हैं, जब ये अनुक्रियाएं बार बार होती हैं तो इस संबंध में उन्होंने बताया था कि इससे जो सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन का मतलब कि शाबाशी या फिर उसे डांट या जो भी, अगर वो सही अनुक्रिया कर रहा है तो उसे शाबाशी मिलेगी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत कहा इन्होंने। तो ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी इन्होंने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत वही चीज़ हो गई, लेकिन इसमें पुनर्बलन जुड़ गया। उसके बाद आपको बता दें, ये जो तमाम चीज़ें थी ये सारी की सारी थॉर्नडाइक के बारे में जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ थॉर्नडाइक का लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बताना है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। जो अधिगम यानी लर्निंग, सीखने को जो प्रभावित करते हैं, यानी जो जो उसके को अफेक्ट करते हैं वो क्या हैं? तो 13 का जो सही ऑप्शन होगा, आपको बता दें कि वो व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, वातावरण संबंधी कारक भी हो सकता है, सामाजिक कारक भी हो सकता है। तो ये तीनों हो सकते हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आप उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था 14 का अगर देखें तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था ये दिया था आपका गार्डनर ने। ठीक है, जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। देखिए, बहुबुद्धि और द्विबुद्धि और एक बुद्धि। एक बुद्धि बिने ने, द्विबुद्धि द्विखंड या कह सकते हैं द्विखंड बुद्धि का जो सिद्धांत था इसको स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीयरमैन ने क्या दिया था?
तो ये देख लीजिए, अब अभी अभी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आ गया। स्पीयरमैन द्वारा दिया गया जो था वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था, मतलब द्विबुद्धि सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने दो जो बुद्धियों के बारे में बताया, वो पहला सामान्य तत्व था, दूसरा विशिष्ट तत्व था। जो सामान्य तत्व है ये आपका जी फैक्टर कहलाया, और जो विशिष्ट तत्व था इसे एस फैक्टर, यानी कि सामान्य में जनरल फैक्टर, विशिष्ट में स्पेशल फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, जो प्रोजेक्ट विधि होती है ये किससे संबंधित है? 16 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका। देखिए, प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा थी वो ज्ञान डीवी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इनके जो शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके शिष्य थे? ज्ञान डीवी के। ठीक है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम, यानी पूर्व अधिगम जो होता है, यानी पूर्व अधिगम का मतलब ये होता है कि प्रीवियस नॉलेज जो होता है, तो ये जो किससे संबंधित है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या फिर लक्ष्य कथन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर आपने टीचिंग करी होगी तो ये प्रस्तावना कौशल जो आप कराते हैं उसी से आपका पूर्व ज्ञान निकलता है। ठीक है, गलत वाक्य को चुनें, इसमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। 18वां में देखेंगे, 18वें का कौन सा सही होगा। तो छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ठीक, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। ठीक, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। ठीक, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो इसमें 18वें में जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, छात्र जब सबसे अच्छा अगर सीख सकता है ना तो वो नियंत्रित वातावरण में सीख सकता है। ठीक, द स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। उसके बाद 19वां देखेंगे, ये आपका पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि शिक्षा संबंधित है इसलिए इसमें दे दिया गया है। संविधान के संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था, वो कौन सा संशोधन था और वो आर्टिकल भी आपको बताना होगा। 19वें का संविधान के संशोधन के शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। तो 19 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में। दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा अनुच्छेद था जिसको मूल अधिकार में ये जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अधिकार दिया गया था। तो कौन सा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल था जिसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वें में क्या कह रहा है? 20वें में कह रहा है कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो 20वें का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये मैं आपको बता दूं कि जो एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्यों में, देखिए, मूल्यांकन, उपचारात्मक तथा निदानात्मक कार्य तीनों ही किए जाते हैं। ठीक है, तो 20वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य भी शामिल होता है, उपचारात्मक कार्य भी, निदानात्मक कार्य, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, शिक्षण जो है वो सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें 21वें में भी आप अगर गौर करें तो शिक्षण कार्य तब कम प्रभावशाली होगा जबकि शिक्षक एकाधिकारवादी, अर्थात कक्षा में सिर्फ अपना अधिकार रखने वाला हो, छात्र कार्यों में रुचि न लेकर निष्क्रिय रहें और कक्षा में सिर्फ लिखने पर ही बल दिया जाएगा। तो इस स्थिति में जो शिक्षण होगा वो सबसे कम प्रभावशाली होगा, यानी सारे के सारे ही इसके रीज़न हो जाएंगे। 22वां देखेंगे, भाषा रूपांतरण सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक नया साइंटिस्ट यानी एक नए मनोवैज्ञानिक आपको देखने को मिलेंगे। तो 22वें का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका चॉम्स्की। जो भाषा रूपांतरण का सिद्धांत दिया था वो चॉम्स्की ने दिया था। आपको बता दें कि इनके अनुसार एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही भाषा का स्थानांतरण कहलाता है। चॉम्स्की के बारे में आप याद रखें कि उन्होंने भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो शारीरिक गठन है इसके संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो देखिए, जो शारीरिक गठन था दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना होगा कि सन 1899 में, कब? 1899 में शेल्डन एक साइंटिस्ट थे, शेल्डन एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शारीरिक गठन के विषय में बताते हुए बनावट और गठन के आधार पर 3 भाग बताए, जो कि इंडोमार्फी। तो इसमें एंडोमार्फिक डी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये
है, मतलब ये तो है, लेकिन कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जो एंडोमॉर्फी होता है ये शरीर, गोल, पे, ये सब चीज़ें बताता है। जो मेसोमॉर्फी दूसरा होता है, तो ए वाला भी नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने एंटोमार्जी भी बताया था, तो एक्टोमार्फी की यानी सी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन होगा ये इससे संबंधित नहीं है, किससे, शारीरिक गठन के संदर्भ में बी नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सही होंगे। ठीक है। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हो सकते हैं? 24 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। आवश्यकता भी, अंतर्नोद भी, प्रोत्साहन भी, यानी उपर्युक्त सभी, ये अभिप्रेरणा के क्या हैं? घटक हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, और कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन दिया किसने था? इसको मैकडूगल ने दिया था। ठीक है। 24 आगे बढ़ेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत थे। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था यानी साइको एनालिटिक थ्योरी जो थी वो प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा सिद्धांत दिए गए थे? तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है। 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। किसके? स्पीयरमैन के द्वारा, जो आपको देखना होगा कि कौन सा नहीं दिया गया था। तो आपको बता दें कि इसमें व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन को स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं माना जाता है। कौन सा? व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 27वां देखेंगे। 27वें में क्या कह रहा है? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों, जिनमें विभिन्न योग्यता हो, विभिन्न रुचि हो, ऐसे विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो वो होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। 28वें में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उससे संबंधित कौन नहीं है? तो 28वें में देखेंगे तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर चरित्र निर्माण। देखा जाए तो कैरेक्टर जो बिल्डिंग है ये नहीं है, बाकी कॉम्प्रिहेंशन है, नॉलेज है, एनालिसिस है, ये सारी है ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर आप टीचिंग किए होंगे तो टीचिंग में आपको सामान्य उद्देश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल होता था, आप वहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 क्वेश्चन नंबर 29 का निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? 29 देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण का स्तर जो है वो कौन सा नहीं है? तो शिक्षण के मुख्य स्तर कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो पहला है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, हाँ सही होगा। उसके बाद आपका आता है अवबोध स्तर, ये भी सही होगा। उसके बाद आता है आपका प्रत्यावर्ती स्तर, ये भी सही होगा। लेकिन जो मोटिवेशनल लेवल है ये आपका नहीं होता। जो शिक्षण का स्तर है वो ये नहीं होगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आज का सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। अगर आप इसी को करते रहेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ 150 में आपके जो 90 क्वेश्चन सीडीपी के आने वाले हैं 80 प्लस करके आएंगे, आप यकीन कर लें। और बिल्कुल विस्तार और बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ साथ आपको मैं सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? विकास के यानी जो डेवलपमेंट साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा दिया गया था? तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एरिक्सन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले दिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि निचोड़ होगा 2011 से अब तक के एग्जाम्स का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल सुबह क्लास अपलोड होगी, डेली इसी तरह क्लास आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में थे दोस्तों। जय हिंद।